दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 3 मई के बाद इस देश में क्या होगा, शायद यह सबसे बड़ी पहेली है। एक ऐसी पहेली जिस दिशा में कोई सोच भी नहीं सकता है कि आखिर 3 तारीख को लॉकडाउन खुलेगा या नहीं खुलेगा, और अगर खुल जाएगा तो उसके बाद जिन जगहों पर लॉकडाउन खुला होगा और जिन जगहों पर लॉकडाउन होगा, यानी जो रेड जोन होंगे, जो ग्रीन जोन होंगे, इन जगहों पर किस तरीके की हरकत इस देश के नागरिकों की होगी, मजदूरों की होगी, उद्योगपतियों की होगी, कॉरपोरेट की होगी, तमाम इंस्टीट्यूशंस किस रूप में काम करेंगे, कोई नहीं जानता है। 3 तारीख के बाद रेलगाड़ियां जब चलनी शुरू होंगी तो उसकी स्थिति क्या होगी, रेलवे स्टेशन पर किस तरीके का नजारा होगा, हवाई जहाज उड़ान भरेंगे तो फिर एयरपोर्ट की स्थिति क्या होगी, सड़क पर बस, ट्रक, गाड़ियां दौड़ने लगेंगी तो किस तरीके की आवाजाही शुरू हो जाएगी, नहीं कोई जानता है। शायद एक ऐसी असमंजस की स्थिति है जिसने बीते 38 दिनों के भीतर के उस सच को हमारे सामने बार बार रखा है कि इस देश को चलाने के लिए कोई वैज्ञानिक सोच नहीं चाहिए, आपको किसी तरह का रिसर्च नहीं करना है, आपको सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को परखना नहीं है, क्योंकि हमारे देश को चलाने की ट्रेनिंग तो कभी भी इस समूचे देश के नागरिकों को लेकर हुई ही नहीं। एक ट्रेनिंग रही है कि देश को कैसे बांटना है, कभी जाति के नाम पर बांटा गया, कभी धर्म के नाम पर, कभी अलग अलग मुद्दों के नाम पर, कभी कभी नीतियों के नाम पर, कभी नीतियों के जरिए दिए जाने वाले बजट के नाम पर, और कभी कभी न्यूनतम की जरूरत और रईसी की चकाचौंध में उड़ान भरते हुए अमेरिका को भी पीछे छोड़ देने की सोच। सब कुछ तो हमारे सामने है, और शायद इसीलिए लॉकडाउन की जब इच्छा हुई तब लगा दिया। लगे हुए लॉकडाउन में इस बात का जिक्र किया गया जो जहां पर है वहीं पर रुक जाए, लेकिन इसी लॉकडाउन के बीच में जिन्होंने कहा था उन्होंने ही इजाजत भी दे दी। अब मजदूर आवाजाही कर सकते हैं, अब छात्र अपने घर जा सकते हैं। अपने तरीके का निर्णय, अपने तरीके की सोच, जिसे मन चाहा, जिस रूप में चाहा, उसने उस चीजों को जिया है इस दौर में। बड़ा अजीबोगरीब सवाल है यह कि आज जब हम आपसे इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि इस देश का मतलब निकाला क्या जाए, इस देश के भीतर का सच क्या है, अगर इस देश की सरकारें नहीं जानती है तो फिर नीतियां इस देश को लेकर बनती कैसे है। और लॉकडाउन के दौर का सबसे बड़ा सच तो यह है कि पहली बार समूचा देश एक साथ था, 130 करोड़ लोग, उनकी जरूरतें, वो जरूरतें अलग अलग चाहे हो, लेकिन हर जरूरत को देखने के लिए कहीं एक दृष्टि चाहिए थी, और उस 130 करोड़ लोगों को संभाल पाने की क्षमता इस देश की सरकारों में नहीं है। इस देश की सत्ता की सोच वहां तक नहीं जाती है। हमारे यहां इंस्टीट्यूशन इस रूप में कभी काम कर ही नहीं पाए हैं कि 130 करोड़ लोगों को अगर एक साथ देखना शुरू करें तो वो कौन सी नीति लागू करेंगे, उनके पीछे कौन सी इकोनॉमी होगी, कौन सा सोशल ढांचा होगा, नहीं पता है। और इस परिस्थिति के बीच में जरा समझने की कोशिश कीजिए, 2 दिन पहले ही रघुराम राजन से सवाल कर रहे थे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, और आखिरी सवाल रघुराम राजन ने राहुल गांधी से किया, आप खुद इस देश को किस रूप में देखते हैं। और इस पर जवाब राहुल गांधी का इतना ही था कि दरअसल ये देश तो बहुत सारी विविधताओं में है, दक्षिण की स्थितियां अलग है, उत्तर की स्थितियां अलग है, पूर्व की स्थितियां अलग है, तो उसके पीछे कहीं कुछ काम करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और शायद उस जवाब के बाद एक सवाल जहन में तुरंत आ गया, क्या वाकई इस देश को लॉकडाउन के दौर में किसी ने समझा नहीं, इस देश का मतलब क्या है। और इस देश को जाति धर्म से जैसे ही आप निकालते हैं, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम से जैसे ही आप निकालते हैं और एक देश मान लेते हैं, वैसे ही आप संकट में आ जाएंगे, क्योंकि इस देश की किसी भी राजनीतिक पार्टी ने कभी इस देश को लेकर कुछ काम किया ही नहीं है। इस देश का सच क्या है, इस दौर में तो सबसे बड़ा सच यही निकल कर आया। इस देश में सिर्फ 23 करोड़ लोगों के पास राशन कार्ड हैं, और उस राशन कार्ड का भोजन भी दे पाने की स्थिति में हमारे पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इस देश के भीतर में लगभग 11.5 करोड़ बच्चे हैं जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत मिड डे मील जिन्हें मिलता है, और उस मिड डे मील को दे पाने की स्थिति में भी हम नहीं हैं। इस देश के भीतर में लगभग 25 करोड़ से ज्यादा मनरेगा के मजदूर हैं, और उसमें एक्टिव मजदूर जो हैं उनकी तादाद लगभग 11 करोड़ है। उन्हें भी हम रोजगार 100 दिन का एक साल में दे पाने की स्थिति में नहीं आते हैं। और लॉकडाउन ने एक समूचा सच
हमारे सामने लाकर रख दिया कि अगर रोटी की जरूरत भी हम पूरी नहीं कर सकते हैं, जो बहुत ही न्यूनतम है, कितनी न्यूनतम है आज हम इसका जिक्र भी आपसे करेंगे। और इन सब के बीच दूसरी तरफ इंडस्ट्री, कॉरपोरेट, एमएसएमई यानी छोटे और मंझोले उद्योग, उनकी एक पूरी तादाद है। बिजनेसमैन और ट्रेडर्स जो हैं, उनका एक अपना संकट है, क्योंकि सब कुछ ठहर गया था और अब हर किसी को कुछ चाहिए और सरकार दे पाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उसके पास कभी कोई पॉलिसी रही ही नहीं कि वो समूचे देश को एक नजरिए से देख पाए। उसने तो प्रांतों में देखा है, बांट कर देखा है। इसीलिए वो जरूरतों को पूरा करने के लिए कभी वेलफेयर स्कीम का जिक्र करती है या फिर कभी दूसरी तरफ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखा देती है। आइए जरा इसके बीच आज गुजरने की कोशिश करते हैं कि भारत का सच अगर 130 करोड़ लोगों के साथ सामने आ जाए तो हम उसे भी पूरा कर पाने की स्थिति में क्यों नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर कैसे पूरा कर पाएंगे, यह सोच क्यों नहीं विकसित होती है। हमें लगता है इसकी शुरुआत हम लोग कहां से करें। इसकी शुरुआत इस रूप में की जा सकती है कि मिड डे मील को लेकर आप कल्पना कर सकते हैं कि सरकार ने तय किया 2 दिन पहले ही कि जो मई और जून में गर्मी की छुट्टियों में बंद रहते हैं स्कूल, उसको भी हम अब वहां पर मिड डे मील बांटेंगे, क्योंकि संकट है देश के सामने। अब आप कल्पना कीजिए, इस देश के लगभग 11 करोड़ बच्चे मिड डे मील पर टिके हुए हैं, उनको भोजन मिल जाता है, स्कूल जाते हैं तो, और उसके लिए कितना खर्चा होता होगा। सिर्फ 1600 करोड़ रुपए का बोझ सरकार पर पड़ेगा। सरकार ने कहा हम मई और जून में भी दे देंगे। कमाल की चीज है। इससे पहले और उससे पहले और उससे पहले के साल मई जून में नहीं दिया जाता था, स्कूल बंद रहते थे। तो उनको अनाज कहां से मिलता होगा, और जो राशन का अनाज दिया जाता है, उस राशन के अनाज का सच जो है वो 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं पर टिका हुआ है, जो एक राशन कार्ड में मिलता है। उसके साथ कुछ तेल, कुछ नून, कुछ दाल और कुछ किरासन तेल मिल जाता है। इसके अलावे नहीं मिलता। और इन सब को जब जोड़िएगा तो हर के हिस्से में जो हर किसी को पेमेंट करना पड़ता है, वह 12 से 15 रुपए के बीच में पैसा देना पड़ता है सब्सिडी होने के बाद। हम उसको भी पूरा कर पाने की स्थिति में नहीं है। तीसरी स्थिति मनरेगा पर आए हैं, लेकिन उससे पहले हमने मिड डे मील से बात शुरू की है, तो जरा इसे आज समझने की कोशिश कीजिए। इस देश के भीतर में आज के दिन 1 अप्रैल को लगभग 10,494 बच्चों ने मिड डे मील किया। लॉकडाउन की स्थिति है पूरे देश में, सही बात है। मिड डे मील पूरे अप्रैल में नहीं हुआ है, सही बात है। इसका पैसा भी बचा है, और मार्च के बाद से अगर 22 मार्च से हम लोग जोड़े तो बंद हो गया है और अभी भी बंद है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अब मई और जून में जो शुरू होगा और उस वक्त जो बांटेंगे वो पैसा वहां से यहां ट्रांसफर कर दीजिए। आपको कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ रहा है। आपने यही कहा है सौदा। आज की स्थिति में जब मिड डे मील खुला तो उन सब के बीच में लगभग 7 राज्य ऐसे थे जहां पर स्कूल खुले। उसमें असम था, जम्मू कश्मीर था, राजस्थान था, मेघालय था, उत्तराखंड था, हरियाणा था और मध्य प्रदेश था। कुल मिला के सिर्फ 10,494 बच्चों को मिड डे मील मिला। जो स्कूलों ने रिपोर्ट किया उनकी कुल संख्या 1,208 है। कल के यानी 30 अप्रैल के दिन 1,606 स्कूलों ने रिपोर्ट किया था, और मिड डे मील बच्चों को सर्व हुआ था लगभग 24,000 बच्चों को। 11 करोड़ में से आज के दिन सिर्फ 10,000 बच्चों को हम खाना खिला पाए। लेकिन सवाल यह है कि चलिए लॉकडाउन है, खाना हम कैसे खिलाएंगे, यह सवाल आपका हो सकता है। लेकिन हमको लगता है अब आपको इसके भीतर जरा घुसना होगा और यह समझना होगा कि हम अगर इन बच्चों को भी खाना नहीं दे पा रहे हैं सामान्य दिनों में भी, और सामान्य दिनों का आंकड़ा जब हमने निकाला जो सरकारी साइट पर ही मौजूद है, जो मिड डे मील की साइट है, उसमें जब आप एवरेज निकालिएगा तो ऐसा नहीं है कि इस देश के लगभग 11 करोड़ बच्चों को खाना मिल जाता है। 11 करोड़ 59 लाख कुल बच्चे हैं। इस देश के भीतर में लगभग 8,45,000 किचन और स्टोरेज हैं। इस देश के भीतर में जो खाना बनाने वालों की तादाद है वो लगभग 25,95,000 जो खाना बनाते हैं और उनके जो हेल्पर हैं। ये सारे डाटा सरकार के हैं। अगला सवाल यह होता है कि सरकार ने पिछले वर्षों के दौर में जब मिड डे मील दिया है तो एवरेज आ रहा है कमोवेश 6.5 करोड़ एवरेज, यानी उसमें भी लगभग 5 करोड़ बच्चों को खाना नहीं मिलता है। यह एवरेज हमने निकाला।
कई बार तो सिर्फ 3 करोड़ बच्चों को मिल पाया है, किसी साल ऐसी स्थिति भी आई है। अब उस एवरेज के भीतर जब घुसिएगा तो आपको जानकर हैरत होगी इन बच्चों को क्या दिया जाता है, कितना पैसा सरकार को देना पड़ता है। इसमें स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर मिड डे मील देते हैं। जो मिड डे मील में जो प्राइमरी क्लास है 1 से लेकर 5 तक उसको प्राइमरी कहते हैं, जो 5 से 8 तक है उसको अपर प्राइमरी कहते हैं। एक बच्चे पर खर्चा आता है प्राइमरी क्लास में 4 रुपए 13 पैसे। इस 4 रुपए 13 पैसे में केंद्र सरकार 2 रुपए 48 पैसे देती है, स्टेट गवर्नमेंट 1 रुपए 65 पैसे देती है। और इन प्राइमरी बच्चों के हिस्से में आता है 100 ग्राम फूड ग्रेन, यानी सिर्फ 100 ग्राम का खाना रहता है। इनको कुल कैलोरी 480 मिलनी चाहिए। इनको जो प्रोटीन है वो 12 ग्राम मिलना चाहिए। यह सरकार का एक मापक है। उस फूड ग्रेन के मातहत अगर आप चलना शुरू कीजिएगा तो फूड ग्रेन 100 ग्राम जिसमें 340 कैलोरी रहती है। पल्स दाल मिलती है 20 ग्राम एक छात्र को, इसमें लगभग 70 कैलोरी रहती है। वेजिटेबल मिलती है 50 ग्राम, इसमें लगभग 25 कैलोरी रहती है। और ऑयल और फैट जो होता है वो 0.5 ग्राम, इसमें लगभग 48, कुल मिला दीजिएगा तो 480। इसी तरीके से 5वीं से 8वीं वालों को अपर जो होता है उसको लगभग 150 ग्राम फूड ग्रेन मिलता है और उसके हिसाब से आइएगा तो उन्हें 720 कैलोरी दी जाती है। अब आप कल्पना कीजिए कि अपर प्राइमरी में 6 रुपए 18 पैसे प्रति छात्र पड़ता है, जिसमें केंद्र सरकार देती है 3 रुपए 71 पैसे और स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ता है 2 रुपए 47 पैसे। और जब इसका एवरेज हमने निकाला तो पता चला कि सरकार जो पैसा देती है, जो बताती है कि हम इतना देंगे, उतना भी पैसा नहीं दे पाती है। उसका एक बेस हम आपको बतला दें कि जैसे पिछली बार ही कहा गया कि 11,000 करोड़ रुपया हम मिड डे मील के तहत देंगे, लेकिन पैसा रिलीज 9,000 करोड़ हुआ। 2,000 करोड़ रुपया वहां भी रिलीज नहीं कर पाए। बड़ी छोटी रकम है, लेकिन सवाल है कि मिड डे मील एक वक्त का भोजन दे पाने की स्थिति में भी यह देश नहीं है। अब इसके आगे अंदर आइएगा तो इसके भीतर जब घुसिएगा तो आपके जहन में एक मनरेगा आएगा। मनरेगा के मातहत सोचिए, जो सरकार को रिलीज करना है पूरा का पूरा फंड, वह लगभग 70,000 करोड़ से ज्यादा का है, लेकिन अभी रिलीज किया गया है सिर्फ 20,752 करोड़, इतना रिलीज किया गया है। अब इसके बाद अगला सवाल आएगा कि कितने लोगों को काम मिल रहा है, कितने इंडिविजुअल लेवल पे सिर्फ काम। 50 लाख लोगों को भी पूरे मनरेगा में काम नहीं मिल रहा है। अलग अलग राज्य सरकारों को कुछ पैसा दे दिया गया है मनरेगा के तहत और बोला गया है कि अब आप काम शुरू कीजिए, लेकिन आज का आंकड़ा यह है 49 लाख। सिर्फ 49 लाख पूरे देश में मनरेगा के तहत काम कर रहे हैं। और यह स्थिति अब आज से शुरू अगर हुई है तो यह आने वाले वक्त में किस रूप में रहेगी, कैसी रहेगी, यह कहना एक अलग सवाल है। जो मिड डे मील के तहत पैसा जो अलग अलग जगहों पर दिया गया है, अब आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य को पैसा दिया गया है 105 करोड़ रुपए, बाकी उसको लगाना है, बाकी पैसा बाद में देंगे। अभी एडॉक सिस्टम पे किया जा रहा है। बिहार को दिया गया है 286 करोड़, छत्तीसगढ़ को दिया गया है 26 करोड़, झारखंड को दिया गया है 89 करोड़, मध्य प्रदेश को दिया गया है 40 करोड़, महाराष्ट्र को दिया गया है 77 करोड़, उड़ीसा को दिया गया है 40 करोड़। इसी तरीके से अलग अलग को दिया गया। और इसके मातहत ये रकम कितनी है और कितनी बड़ी तादाद में इस देश में लोगों को खाना इससे मिलना है, एक स्थिति तीसरी ये हो गई। उसके बाद जब आप आइएगा और मनरेगा और मिड डे मील के पैरेलल में जब राशन दुकान तक पहुंचिएगा तो हम अभी इसी बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको कैसे खाना देंगे। सरकार ने लगभग पिछले 6 बरस में इस देश के भीतर में 200 योजनाएं वेलफेयर स्कीम के तहत जारी की। और सरकार जब 2019 के चुनाव में जा रही थी तो सरकार ने बताया कि हमें तो वोट मिलेंगे ही, क्योंकि हमने जितनी स्कीम जारी की है वह स्कीम इस देश के लगभग 70 करोड़ लोगों को घेर लेती है, उनको उस दायरे में ले आती है जहां पर उनको लाभ मिलता है। और इंडिविजुअल लेवल पे आइएगा तो लगभग 35 करोड़, और बच्चों को जो वोटर नहीं है उनको भी ले आइएगा तो लगभग 80-90 करोड़ उसके दायरे में आ जाते हैं। हमने इसी हिसाब से निकाला जिनके पास राशन कार्ड है, जो मनरेगा के तहत मजदूर हैं, जो मिड डे मील खाते हैं, जो आंगनवाड़ी चलाते हैं, यानी गरीबी की न्यूनतम रेखा के नीचे भोजन मिल जाए इस देश के भीतर में, उनको छूइएगा तो उनकी तादाद इस देश में लगभग 95 करोड़ है। 95 करोड़ लोगों की स्थिति को भी हम पूरा कर पाने की स्थिति में नहीं आ पाते हैं। और इसके ठीक पैरेलल में जब हम आपसे जिक्र कर रहे हैं ना कि 3 तारीख के बाद होगा क्या, ये कोई नहीं जानता है। यकीन जानिए वाकई कोई नहीं जानता है।
क्योंकि दुनिया भर की रिपोर्ट्स इतनी डराने वाली है कि भारत ने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली है। और जो ये लॉकडाउन रहेगा या नहीं रहेगा, इसके पीछे कोई वायरस की सोच नहीं। अब सवाल ये आ गया है कि अब जिंदगी चलेगी कैसे, क्योंकि हमको लगता है कि अब इसके पैरेलल में दो रिपोर्ट का जिक्र आपसे कर दे, फिर भारत की स्थिति पे आएंगे। एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, एक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है 4 बातें होने वाली हैं। लेबर सप्लाई में कमी आएगी। मैसेज भारत के लिए, गांव से अब लेबर शहर लौटने की स्थिति में पूरी तरीके से नहीं आएंगे, क्योंकि जिस हालत को उन्होंने देखा, जिया है, और अभी भी जो स्थिति में लगातार है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही आपको रहना है, जिन परिस्थितियों में रहना है, उसमें वर्ल्ड वाइड कहा जा रहा है लेबर सप्लाई में कमी आएगी। दूसरा है व्यापार, ट्रेड का कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगा, यानी ट्रेड कॉस्ट कीमती होने वाला है। अब सवाल है कि उसके ठीक पैरेलल में है कि जो आप कमाते हैं और जिसे खर्च करते हैं उसमें लगभग 60% की, कल तक आप 100 रुपए खर्च करते थे, आज आप 40 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं करेंगे। लेकिन ये 40 रुपए कहां खर्च करेंगे? वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है सारे सामानों की खपत घर के सामान में होगी, यानी ग्रोसरी, यानी राशन। इसके अलावे सारी चीजें ठप हो जाएंगी और सबसे बुरा असर तो टूरिज्म पर पड़ने वाला है। लोगों की आवाजाही ठप हो जाएगी। दुनिया भर में कितनी बड़ी तादाद में बेरोजगारी होगी, कितनी बड़ी तादाद में जीडीपी नीचे जाएगी, इसका जिक्र हम लोग बार बार करते रहे। लेकिन इसको एक लिहाज से इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने उसकी एक जमीन तैयार की। उसका कहना है कि पूरी दुनिया के भीतर में लगभग 330 करोड़ लोग मजदूर के तौर पर काम करते हैं। 330 करोड़ रुपए, 330 करोड़ लोग। उस 330 करोड़ में से लगभग 200 करोड़ जो हैं वह पूरी तरीके से असंगठित क्षेत्र है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जिसमें कोई आपको सामाजिक तौर पर सरकारें जिम्मेदारी नहीं लेती है। उसमें से 160 करोड़ की नौकरी जा चुकी है। भारत की तादाद असंगठित क्षेत्र में लगभग 92% है और भारत में असंगठित क्षेत्र की नौकरियां चली गई, तबाह हो गई है। वो सामान्य स्थिति में भी क्यों तबाह थी वायरस के आने से ठीक पहले, यह भी हम आपको बताएंगे। यानी यह नहीं है कि वायरस ने तबाह किया है, हमारे यहां सरकार चलाने की परिस्थितियां में इकोनॉमी कैसे ध्वस्त होती चली गई, इसका भी एनालिसिस सरकार के ही डाटा में छुपा हुआ है। और आईएलओ की रिपोर्ट बहुत साफ कहती है कि 130 करोड़ कामगारों के सामने तो सीधा असर रोजी रोटी का पड़ने वाला है। रोजी रोटी से मतलब है एक भूखमरी की स्थिति आती है, जिसका जिक्र आईएमएफ भी कर रहा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी कर रहा है। आईएलओ को कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होगा, एकोमोडेशन एंड फूड सर्विस होगा, होलसेल और रिटेल ट्रेड होगा, रियल एस्टेट होगा, पूरी तरीके से तबाह होगा। और इन स्थितियों के बीच में मानकर चलिए कि अगले 6 महीने कम से कम 10.5% काम के घंटों में गिरावट आ जाएगी, काम नहीं होगा लोगों के पास। इसका मतलब यह है कि कुल मिला के 30 करोड़ लोगों की फुल टाइम नौकरी चली गई। ये काम के घंटे और इसको अगर आप जोड़ देते हैं उसमें, इसीलिए लगभग 43 करोड़ लोग जो इंटरप्राइजेस से जुड़े हुए हैं, जो कारोबार से जुड़े हुए हैं, जो स्वरोजगार से जुड़े हुए हैं, जो स्टार्टअप किए थे दुनिया भर में, देश भारत को मिला के, उन पे जबरदस्त खतरा है। ये दोनों रिपोर्ट बतलाती है। अब इसके पैरेलल में आइए कि भारत के भीतर की स्थिति क्या है और भारत के भीतर की स्थिति क्यों डावाडोल है। हमको लगता है यहां एक चीज जिक्र आपसे कर दें। अगर मान लीजिए मार्च से पहले की स्थिति आपको बता दें, भारत की आर्थिक स्थिति क्या थी, और उसके बाद इस मार्च और अप्रैल में क्या हुआ, एक अलग हिस्सा है। मार्च से पहले की स्थिति यह थी कि जो विदेशी पैसा भी लगता है वह भी अलग अलग सेक्टर से निकलने लगा था। आज तो स्थिति और नाजुक हो गई है, उसका जिक्र करेंगे। और जो शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड का जिक्र होता है वह भी माइनस में चला गया था। वो कौन कौन से सेक्टर थे जो माइनस में चले गए थे? फाइनेंशियल सर्विस, ऑटो सेक्टर, कंज्यूमर स्टेपल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एनर्जी, बैंक, ये माइनस में चले गए थे, चाहे वो एफपीआई हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो। और इन सब के बीच स्थिति इतनी बिगड़ती चली गई, जो टॉप मोस्ट जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जिसको माना जाता है, इंडेक्स यानी आईआईपी जिसको माना जाता है, उसमें लगभग 6.5% की गिरावट आ गई। 40% तक ये नीचे चला गया इसका प्रोडक्शन। ओवरऑल कंट्री के भीतर में अगर आप देखना चाहेंगे तो इसमें हमको लगता है कि ऑटो सेक्टर का इतिहास को जरा सा टटोल इसलिए लेना चाहिए क्योंकि ऑटो सेक्टर भारत में लगभग 4 करोड़ लोगों को रोजगार देता है।
इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी एक महीने में एक भी गाड़ी किसी भी कंपनी की नहीं बिकी। वो अप्रैल का महीना था, चाहे वो मारुति हो चाहे मर्सिडीज हो, कोई गाड़ी किसी की नहीं बिकी पूरे अप्रैल के महीने में। और 4 करोड़ रोजगार पर संकट मंडरा रहा है। जीडीपी में इसका ऑटो सेक्टर का 8% योगदान होता है और इसके जरिए जो टैक्स कलेक्शन होता है वो लगभग 11% होता है। स्थिति कितनी नाजुक है ये आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद आइए कि अगर फरवरी तक की स्थिति ये थी और इस रूप में डूब रहे थे स्थिति, और मार्च के बाद की स्थिति ये है, सीमेंट -24.7, नेचुरल गैस -15.2%, स्टील -13%, फर्टिलाइजर -11.1%, इलेक्ट्रिसिटी -7.2%, क्रूड ऑयल -5.5%, रिफाइनरी -0.5%, इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन पूरी तरीके से तबाह, ट्रैवल और अकोमोडेशन इसके साथ तबाह। सवाल यह नहीं है कि यह सेक्टर तबाह है, सवाल है इसमें काम करने वाले लोग तबाह हो गए। और इतनी बड़ी तादाद में अगर लोग तबाह हो रहे हैं तो लॉकडाउन के बाद 3 तारीख के बाद इस देश की स्थिति क्या होगी? 3 तारीख को एक बेस बनाते हुए चलिए क्या करना होगा और किस रूप में जीना हो। क्या सरकार के पास कोई स्थिति है, या सरकार सिर्फ यह सोच रही कि अच्छा लॉकडाउन था तो कोटा से बच्चों को मंगा लिए, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना से रेलगाड़ी चला दिए और यह सब कुछ लॉकडाउन की स्थिति में हो रहा है, आवाजाही हो रही है, तो यानी एक नियम बनाया, वह नियम भी हम खुद ही तोड़ेंगे क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा आ गया है हमारे ऊपर। और यह प्रेशर ऐसा है जिसका जिक्र नारायण मूर्ति जो इन्फोसिस के हैं उन्होंने बहुत खतरनाक तौर पे बताया कि तय कीजिए कि वायरस से लोग मरेंगे या तय कीजिए कि भूखमरी से मरते हुए लोगों को आप देखेंगे जिनकी तादाद कई गुना ज्यादा होगी। यह स्थिति बताती है कि हमने वैज्ञानिक तरीके से चीजों को समझा ही नहीं है। इस देश को अभी भी नहीं जाना है। इस देश को अभी भी देखने का नजरिया वही मार्केट इकोनॉमी और वही कैपिटलिज्म है जिसमें प्रॉफिट बेस्ड इकोनॉमी थी। अब प्रॉफिट बेस्ड इकोनॉमी का जिक्र नहीं है। अब अगर पॉलिटिकल पार्टीज के खातों में हजारों करोड़ रुपया है या किसी नेता के पास खूब रुपया, वो क्या करेगा? उसको यह सोचना होगा और इस देश की सत्ता को सोचना होगा। इस देश के पूरे सिस्टम को नए तरीके से आपको मथना होगा, बताना होगा कि हमारी अब प्राथमिकताएं क्या हैं, जो आप अभी भी बताने से चूक रहे हैं। अभी भी आप चीजों को बांट रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं। इसीलिए इंडिया इंक यानी जो टॉप मोस्ट कॉर्पोरेट होते हैं उनकी जरूरत लाखों करोड़ की है। स्टेट गवर्नमेंट, गहलोत साहब कहते हैं 1 लाख करोड़ दीजिए, बघेल साहब कह रहे हैं 30,000 करोड़ दीजिए, पंजाब के मुख्यमंत्री अलग मांग रहे हैं, छोटे छोटे राज्य अलग तरीके से मदद मांग रहे हैं। अभी भी चीजें हम लोग देख नहीं पा रहे हैं कि पहली बार लॉकडाउन ने उस बॉर्डर्स को खत्म कर दिया और अभी भी हम चीजों को बॉर्डर्स में ही बांट कर देखना चाहते हैं। हम ये मानकर चल रहे हैं कि अब ये हिंदुस्तान में अभी भी स्टेट है, सेंटर है, चीजें बटेंगी, वो इस जात का है वो, और ये चीजें नजर आई है इस दौर में। बच्चों के लिए या अपर क्लास के लिए उनको रईसों के साथ हमको तोलना पड़ रहा है, उनको ज़्यादा सुविधा देनी पड़ रही, मजदूरों को सुविधा नहीं दे रही। अब कल्पना कर रहे हैं कि इस देश में अगर सारे करोड़पति खत्म भी हो जाए तो क्या होगा? देश तो चलेगा ही, लेकिन इस देश का किसान मजदूर अगर खत्म हो जाए तो देश कैसे चलेगा? जो छोटे छोटे इंडस्ट्री चलाने वाले लोग हैं वो सब खत्म हो जाए, जहां मजदूरी काम करते हैं, कैसे चलेगा? हमारी टेक्नोलॉजी भी अभी उतनी पुष्ट नहीं हुई है और ह्यूमन रिसोर्स का इस्तेमाल करना हम जानते नहीं है, तो इसके मतलब क्या होंगे? और ये सारी परिस्थिति बतलाती है कि सरकार के पास विजन की कमी जब हम बोलते हैं, इसलिए हमको ये लगता है, बताना पड़ता है, क्योंकि सरकार ने अभी पिछले हफ्ते ही इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बताया 2020 से 2025 तक का 111 लाख करोड़ का, यानी 111 लाख करोड़ का उसने एक प्रोजेक्ट बनाया। उसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से एनर्जी के क्षेत्र में 24%, अर्बन क्षेत्र में 17%, रेलवे के क्षेत्र में 12%, रोड के क्षेत्र में 18%, इस तरीके से हम काम करेंगे आने वाले वक्त में। और उसके भीतर का एक सच क्या है? 44 करोड़ लोग जो अलग अलग योजनाओं में जुड़े हुए हैं, 44 लाख करोड़ जो पैसा है, 111 लाख करोड़ यूज किया जाएगा, उसमें से 44 लाख करोड़ जो है वो अंडर इंप्लीमेंटेशन है, जो योजनाएं हैं। 33 लाख करोड़ की योजनाएं अभी कंसेप्शन लेवल पर है, सोचा जा रहा है, और 22 लाख करोड़ अंडर डेवलपमेंट है। इसका मतलब यह है कि अगर मान लीजिए इस देश के पास इकोनॉमी डामाडोल है, आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आपकी योजनाओं की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, किस दिशा में कौन सा काम आपको करना है, नहीं पता है। क्योंकि आरबीआई की स्थिति भी कोई अच्छी नहीं है। आरबीआई की अपनी क्रेडिट रिपोर्ट बतलाती है कि उसके यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है वह 19 महीने में सबसे नीचे आ गया, 3.3% नीचे आ गया। जो क्रेडिट आउट
स्टैंडिंग होती है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, वो पिछले महीने मार्च में जो थी और अभी जो है उसमें नीचे की आ गई। उस समय 10.55 लाख करोड़ था, आज की स्थिति में 10.18 लाख करोड़ आ गया, तो उसमें भी कमी यानी कमी आ रही है। और इतना ही नहीं, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसमें जो लिस्टेड 100 कंपनीज है उसमें से 27 कंपनियां ऐसी हैं जो सैलरी दे पाने की स्थिति में नहीं आई है, यानी उसके पास कैश क्रंच है। यानी लिस्टेड कंपनी में से 27 कंपनी के पास इतना पैसा नहीं है। और इन सब के बीच हम किन बातों का जिक्र करें, किस दुनिया के किस देश के साथ खड़े हों, हमें नहीं पता है, क्योंकि अमेरिका तक ने तो भारत को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में डाल दिया है, जिसमें चाइना है, जिसमें सऊदी अरब है, जिसमें इंडोनेशिया है, जिसमें रशिया है, अर्जेंटीना है, यूक्रेन है, वेनेजुएला है, चिली है, उसमें इंडिया को भी डाल दिया है। तो हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर, या भारत जो खुद को अमेरिका के साथ खड़ा मानता है, वैसी स्थिति में नहीं आ सकते हैं। और आईएलओ बहुत साफ तौर पर कह रहा है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, कम से कम 30 करोड़ लोगों की नौकरी तो बहुत साफ तौर पर चली जाएगी। ये फुल जॉब है, यानी जो पूरी तरीके से जिन्हें जॉब मिली हुई थी, जो सिक्योर थे, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जिक्र नहीं है। ये सारी स्थितियां बतलाती हैं कि हमारे सामने एक ऐसा संकट है जिसको अगर हम ठीक तरीके से डिफाइन नहीं कर पाएंगे तो इस दौर में जितनी बड़ी तादाद में सब कुछ ठप पड़ा हुआ है, तो 3 तारीख के बाद क्या होगा ये वाकई कोई नहीं जानता है। एक आखिरी बात हम आपको कहना चाहते हैं, क्योंकि इसके अगले हिस्से में हम आपको बताने जा रहे हैं कि रास्ता क्या हो सकता है और किस रूप में सरकार को काम करना चाहिए। लेकिन हम आपको बताएं, जब सरकार ने, जब मुख्यमंत्रियों से बातचीत की, प्रधानमंत्री ने, पता नहीं क्यों एक किताब हमने पढ़ी, आप भी उस किताब को जरूर पढ़िएगा। ये किताब चाइनीज़ किताब है, सन ताओज की किताब है, SUNTZU, इसको मास्टर ऑफ सन कहते हैं। इनकी एक किताब है आर्ट ऑफ वार। ये लिखी गई थी 6 BC में, लेकिन इसके बाद 1772 में इसका फ्रेंच अनुवाद हुआ था और 1905 में इंग्लिश अनुवाद भी किया गया था। ये जो आर्ट ऑफ वार है, हमको लगता है कि मौजूदा वक्त में सरकार कुछ उस किताब को पढ़ के काम कर रही है, जिसमें वो सारी जिम्मेदारियों से बचना चाहती है लेकिन डिसीजन सारे लेती है। आर्ट ऑफ वार के कुछ नियम भी होते हैं। आर्ट ऑफ वार पढ़ने का जब हम आपसे जिक्र कर रहे हैं तो ये पूरी तरीके से कहते हैं कि पूरा वार जो है ये डिसेप्शन पर टिका होता है, यानी धोखे पर टिका होता है। इसमें यह होता है कि जब आप अटैक कर सकते हैं तो सामने वाले को बताते हैं हम अटैक करने की स्थिति में नहीं है। जब आप अपनी फोर्स को यूज कर सकते हैं तब आप बोलते हैं अभी हम यूज करने की स्थिति में नहीं है। जब आप अपने दुश्मन के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाते हैं तो आप बताते हैं हम बहुत दूर हैं। जब आप बहुत दूर होते हैं तो आप बताते हैं बहुत नजदीक है। यह पूरी एक फिलॉसफी है। और ध्यान दीजिए किस तरीके से इस देश में लॉकडाउन का ऐलान हुआ था तो प्रधानमंत्री ने किसी सीएम से बात नहीं की थी। इस देश के किसी भी लोगों को अपने साथ विश्वास में नहीं लिया था। और लॉकडाउन धीरे धीरे जब गले की फांस बनते चला गया और अब इकोनॉमी का सवाल बड़ा आ गया तो जान है तो जहान है, जान भी जहान भी, और अब आ रहा है जहान जरूरी है। ये चेंजेस आने शुरू होते हैं जहां पर आप जिम्मेदारी स्टेट को दे रहे हैं और स्टेट के सामने अब परेशानी का सबब है कैसे चीज़ों को करेंगे, लेकिन सवाल नागरिकों का है, इस देश का है। इसीलिए पॉलिटिशियन सिस्टम से हटकर हमें अब यह समझना है कि आखिर वो कौन सी प्रोसेस होगा जिसके जरिए अब इस देश को संभाला जा सकता है। क्योंकि जितनी बड़ी तादाद में जो सिस्टम चला आ रहा था इंस्टीट्यूशन वाइज, उसमें अगर आप मदद करते हैं, एमएसएमई को कुछ करते हैं, कुछ कॉरपोरेट्स को मदद करते हैं, कुछ मिडिल क्लास को मदद करते हैं, कुछ लेबर, ऐसे मदद करने से चीजें नहीं चलेंगी। क्योंकि यहां रोजमर्रा की चीजें ही उस पूरे पैसे को खप जाएगा और फिर आप क्या करेंगे, नोट छापेंगे। इसका जिक्र हम अगली बार करेंगे आपसे कि किस तरीके से इस देश को चलाने के लिए आपको अब पूरे देश को डिजाइन नए तरीके से करना है। और ये जो पैसा बांटने की परंपरा है, इसके लिए इतना पैकेज दे दे तो 1,76,000 करोड़ में भी आप राशन का दुकान पे अनाज नहीं पूरा भेज पा रहे हैं। किसी भी रूप में आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपने इस देश को एक नजरिए से कभी देखा ही नहीं है, टुकड़ों में देखा है देश को। कभी अपने प्रांत को देखा, कभी अपने लोगों को देखा, कभी अपनी जाति को देखा, कभी धर्म, क्या क्या नहीं किया गया है। और अब पूरा देश हमारे सामने खड़ा है। समझना हमें ही है, परिस्थितियों को ढालना उस अनुकूल होगा। हां, सुझाव अब दिए जाएंगे और मेरे ख्याल से हम कल जब आपसे मिलते हैं तो इस उम्मीद और भरोसे के साथ कि एक योजना आपको बता पाए इस देश के भीतर में तरीके क्या होंगे। अन्यथा ये सरकार, ये सिस्टम, ये मौजूदा वक्त शायद किसी को नहीं पता है 3 तारीख के बाद होगा क्या। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।